हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 20। रूह अधिराज को जल्द से जल्द मिलकर आज की अपनी प्रेजेंटेशन और सबकी ओर से मिले इतने अच्छे रिस्पांस की बात अधिराज से करना चाहती थी, जिससे वो जिंदल की बेटी को एक चिट लिख के निकल गई। उधर से वो तेज कदम से लिफ्ट की ओर आई और नीचे की फ्लोर यानी कि 25वें फ्लोर के लिए बटन प्रेस करने जा ही रही थी कि अचानक लिफ्ट के दरवाजे पर एक प्यून आया और लिफ्ट को रोकता हुआ बोला, मैम, आपको 30वें फ्लोर की ओर जाना होगा। सर उधर ही हैं। ये सुनकर रूह दो पल सोची और फिर सर हिला के 30वें फ्लोर के लिए बटन प्रेस कर दी। उसकी लिफ्ट 30वें फ्लोर की ओर बढ़ चली। इधर प्यून ने अपना फोन निकाल के कहा, काम हो गया, वो आ रही है। दूसरी ओर से एलिना गुस्से से फोन को टेबल पर फेंकती हुई दांत पीस के बोली, पहले तो वो अधिराज और अब तुम दोनों ने मिलकर नाक में दम कर रखा है। पहले तो अधिराज ने मेरी इंसल्ट करी और आज तूने दो कौड़ी की लड़की ने मुझे एलिना को बेइज्जत किया। तेरे को तो इसका अंजाम आज भुगतना ही होगा। और इतना बोलकर 30वें फ्लोर में बने कैफे की ओर आ गई। रूह लिफ्ट से होती हुई उधर आ पहुंची और मुस्कुराते हुए अधिराज से मिलने अंदर की ओर आई, जिधर इस वक्त 2-3 लोग ही हाजिर थे। ये देखकर रूह को अजीब तो लगा, लेकिन अधिराज से मिलने की जल्दबाजी में वो ज्यादा ना सोची और आगे बढ़ गई। वहां खड़ा एक वेटर रूह को देखकर बोला, अंदर है वो। रूह मुस्कुरा के थैंक यू बोल के अंदर की ओर बढ़ी। अंदर कैफे पूरा खाली था। रूह के कदम धीमे हो गए। ये देखकर वो अधिराज को आवाज दी, अधिराज कहाँ हो? इतना बोलती हुई आगे बढ़ने लगी, लेकिन धीरे धीरे अधिराज का कोई जवाब नहीं आया। रूह सब और देखती हुई फिर से बोली, अधि, देखो तुम जहाँ भी हो बाहर आ जाओ, मजाक ना करो प्लीज। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। वो देख रूह को तुरंत कुछ गलत हिंट होने का संदेशा हो गया। वो पलटी वापस जाने के लिए, तभी उसके सामने दरवाजे पर एलिना दिखी। एलिना को वहां देखकर रूह के एक्सप्रेशन बदल गए। वो उसकी ओर आती हुई बोली, तुम क्या कर रही हो इधर? हटो सामने से। इतना बोलकर वो एलिना को दूर करने अपना हाथ बढ़ाई कि एलिना ने तेजी से उसके हाथ को मरोड़कर उसे सामने की ओर धक्का दे दिया। रूह जोर से फर्श पर जा गिरी। रूह के मुंह से आह निकल गई। वो तुरंत एलिना की ओर पलटती हुई उठने लगी। तभी एलिना उसके पास आकर अपने हील्स को रूह के हाथ की हथेली पर जोर से रख दी, जिससे रूह के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। वो छटपटाने लगी। एलिना रूह को नफरत से देखती हुई बोली, बहुत शौक है तुझे मेरे मामलों में टांग अड़ाने का, मुझे बेइज्जत करने का। आज तेरा वो हाल करूंगी कि आगे से कभी एलिना से टक्कर लेने से पहले 10 बार सोचेगी। तू रूह दर्द से अपने दूसरे हाथ से एलिना की टांग को पकड़कर उसे दूर से हटाने की कोशिश करती हुई बोली, ये ये क्या बकवास कर रही हो? मैं कब तुम्हारे बीच आई? छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है। आह! अपने दूसरे हाथ से एलिना के पैर को पकड़ उसे दूर करने की कोशिश वो कर रही थी, लेकिन अनीला ने और जोर से अपनी हील को उसकी हथेली में चुभो दिया और गुस्से से रूह को घूर कर बोली, सब तुमने किया। जब से तुम आई हो तब से सब बिगड़ चुका है। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी अच्छी खासी पोजीशन खो दी अधिराज की कंपनी से। तुम्हारी वजह अधिराज मुझसे दूर हो गया और आज तेरी वजह से जिंदल की बेटी मुझे छोड़कर तुझे अपना पार्टनर चूज कर ली। सब फसाद की जड़ तू है। इतना बोलकर वो अपने हाथ में रहे सिगार को
मुंह से हटाकर रूह के नज़दीक झुकती हुई जलती सिगार को रूह के हथेली के ठीक बीच में चापती, जिससे रूह की आंखों से आंसू बह निकले और उसकी चीख गूंज उठी कैफे में। एलिना नफरत से सिगार को कस के चपकती हुई बोली, दर्द हो रहा है ना? ऐसे ही ऐसे ही मुझे भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। देखती हूँ आज तुझे कौन बचा के यहाँ से ले जाएगा। इतना बोलकर रूह की हथेली से अपना पैर हटा ली और रूह को वहाँ के एक पिलर से बांधती रूह से रोकने की बहुत कोशिश करी, साथ में चीखी चिल्लाई भी, लेकिन बाहर का लाउड म्यूजिक में उसकी आवाज़ दब रह गई। वहीं एलिना के नुकीले हील से रूह की हथेली से खून निकलने लगा था और दूसरे हाथ की हथेली में तेज जलन, जिधर एलिना ने जलती सिगार को चाप दी थी। एलिना उसे बांधकर उसके सामने खड़ी होकर गुस्से से बोली, बाय बाय स्वीट हार्ट। और इतना बोलकर वो वहाँ से एक साइड गई और अपने पर्स से एक डिब्बा निकालकर उसमें रही सारी गोलियां बॉल में डाल के उसमें जला दी और तुरंत रूह को हाथ से बाय का इशारा करती हुई बाहर की ओर निकल गई और उस दरवाजे को बाहर से लॉक करके तेजी से लिफ्ट की ओर होती हुई अपनी कार लेके चली गई। अंदर कुछ ही सेकंड में उस गोलियों का तेज जहरीला धुआं सब ओर फैलने लगा। उसकी इतनी तेज और जहरीली गंध थी कि रूह को सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके दोनों हाथ जख्मी थे और बंधे हुए भी, फिर भी वो लगातार छूटने के लिए कोशिश करती हुई अपनी सांस रोक दी कुछ देर के लिए, लेकिन ज्यादा देर तक सांस रोकना भी मुश्किल था। उधर सब और धुआं धुआं हो गया था और रोना चाहते हुए भी जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ी और सांस लेते ही वो जहरीला धुआं धीरे धीरे करके उसके अंदर जाने लगा, जिसे कुछ देर तक छटपटाने के बाद रूह की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसका सिर झुक गया एक साइड। इधर धुआं उस जगह से फैलता हुआ बाहर की ओर भी अपने पैर फैलाने लगा, जिसका असर ये हुआ कि बाहर की साइड के कैफे में वो फायर सेफ्टी के लिए मशीन लगाए गए थे। वे धुएं के संपर्क में आते ही सायरन बजने लगे, जिससे वहां रहे वो इक्का दुक्का लोग भी भागे तेजी से लिफ्ट की ओर नीचे। मीटिंग रूम में मीटिंग खत्म करके अधिराज जिंदल से शेक हैंड किया ही था कि इधर भी एक के बाद एक सायरन बजने लगे आग के। ये सुनते ही सब लोग बाहर की ओर भागे। जिंदल को उसके बॉडीगार्ड तुरंत सहारा देकर लिफ्ट की ओर ले गए। अधिराज भी बाहर की ओर आता हुआ सब और नजर किया तो सामने लोग की भागा भागी देखकर वो अपना फोन निकाल के रूह को लगाया, जिसे रिसीव उसकी असिस्टेंट ने किया जो कि नीचे थी। अधिराज बेसब्री से पूछा, हेलो रूह, कहाँ हो तुम? ठीक हो? उधर से रिनी बोली, सर मैं रिनी हूँ। रूम मैम कब से ऊपर आई हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ। ये सुनकर अधिराज तुरंत बोला, उसने बताया कि वो कहाँ गई? जी वो जिंदल सर की बेटी के साथ टॉप फ्लोर की ओर गई हैं। अधिराज फोन को जेब में डालकर तुरंत टॉप फ्लोर की ओर भागा। तभी सामने से उसे लिफ्ट से जिंदल की बेटी आती हुई दिखी। उसे अकेली देखकर अधिराज उसे रोकता हुआ बोला, रूह कहाँ है? वो तो कब की नीचे आ चुकी। इतना बोलकर जिंदल की बेटी दौड़कर अपने डैड के पास गई। इधर कैफे में अंदर धीरे धीरे गर्म धुएं से आग लगनी शुरू हो गई थी। रूह बेहोश ही वहीं बंधी पड़ी थी। अधिराज आंखें बंद किया और फिर से ऊपर की ओर भागा। ये देखकर उसके गार्ड उसे रोकने गए तो अधिराज गुस्से से उन्हें घूर के बोला, रूह को ढूंढो, वो नीचे नहीं पहुंची, मतलब यहीं कहीं होगी। और इतना बोलकर वो चिंता परेशानी के साथ भागा ऊपर की फ्लोर की ओर। उसकी बॉडी गार्ड्स भी उसी के पीछे पीछे अलग अलग होकर रूह को ढूंढने के लिए अंदर की ओर बढ़े।
बिल्डिंग की सिक्योरिटी ने तुरंत दूसरे लोगों को तेजी से बिल्डिंग से निकलने का ऑर्डर दे दिया। लोग घबराहट के मारे तेजी से नीचे आने के लिए भागे। इधर अधिराज एक के बाद एक फ्लोर पर बेहद तेजी से धड़कते दिल के साथ रूह को आवाज देता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। रूह, कहाँ हो? रूह, रूह, मुझे सुन रही हो तुम? रूह, वेयर आर यू? डैन बेसब्री और आतुरता से गुस्से से अपने पैर को दीवार पर मारते हुए वो रुक गया और तेज तेज सांसें लेने लगा। झुककर उसका पूरा फेस पसीने से तर हो चुका था। अपने घुटनों पर हाथ रखकर तेज तेज हाँफ रहा था। वो खुद से बोल उठा, कहाँ हो यार? एक बार आवाज़ तो दो मुझे प्लीज। वो झुका हुआ सांस लेकर फिर से खड़ा हुआ। तभी उसकी नज़र वहां पड़े पेन की ओर गई जो कि रूह की थी। अधिराज दौड़ के उसे अपने हाथ में लिया और सामने की ओर देखा। उधर सिर्फ दो रास्ते से, एक कैफे की ओर, दूसरा उस फ्लोर के स्टोर रूम की ओर। धुआं उसी कैफे से निकल रहा था। अधिराज तेजी से दौड़कर पहले स्टोर रूम को धक्का देकर खोला और उसमें अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जो जहरीला धुआं बाजू के कैफे से होता हुआ स्टोर रूम तक पहुंच चुका था। अधिराज ने नाक में वो धुआं जाते ही अधिराज अपने मुंह पर हाथ रख लिया और तुरंत अपनी जेब से अपना रुमाल निकालकर उसे अपने नाक और मुंह पर बांधकर स्टोर रूम को सब ओर देखने लगा। वहां बिखरे सामान के सिवा कुछ नहीं था। ये देखकर वो चेहरे पर परेशानी लिए तुरंत मुड़ा और अपने पैर से कैफे के दरवाजे को धक्का मारकर अंदर बढ़ा। अंदर आग फैल चुकी थी और धुआं भी बेहद ज्यादा था, जिसे अधिराज को साफ नजर नहीं आ रहा था कुछ भी। वो फिर भी आंखों को छोटी छोटी कर कर सब ओर देखा और मायूसी से धड़कते दिल के साथ मुड़ा। तभी दो पल बाद रुका और पलटा। उसकी नज़र कैफे के अंदर की ओर से दरवाजे पर गई जो शायद बाहर से बंद था। उसे देखकर कुछ सोचकर अधिराज फुल गति से दौड़ा, उस दरवाजे को खोला। खोलते ही जहरीले धुएं का गर्म गुब्बारा उसके चेहरे से जा टकराया और अधिराज दो कदम पीछे हो गया। वो हाथों से धुएं को दूर करता हुआ खांसता हुआ अंदर की ओर झांका तो उसका दिल डर के मारे बैठ गया। अंदर एक कोने के पिलर में उसकी रूह बेहोश चुकी थी और उसके पास ही आग बढ़ती हुई आ रही थी। अधिराज के मुंह से तेज चीख निकली, रूह! और वो बिजली की गति से रूह के पास पहुंचा और उसके हाथ पैर को आजाद करवा के तुरंत उसको अपनी गोद में लेके इतनी ही तेजी से बाहर की ओर आया। दौड़ते हुए उसकी नज़र रूह की बंद आंखें और लाल हो चुके निस्तेज चेहरे पर गई और रूह को अपनी गोद में लिए ही वो चिल्लाया, गार्ड्स! उसकी तेज आवाज़ से आसपास में जो गार्ड्स थे वो दौड़े और रूह को इस तरह देखकर जल्दी से लिफ्ट को खोल के अधिराज के साथ नीचे की ओर आया। रूह को देखते हुए अधिराज अपने गार्ड को सख्त आवाज में बोला, हमारे गार्ड्स को नीचे बुला लो। अभी भी वो गार्ड सर हिला के कॉल लगा दी और अधिराज रूह को देखता हुआ मन में गुस्से से बोला, चिंता मत करो। रूह को अपने सीने से लगा के अधिराज चिंता से खुद से बोल उठा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा मैं तुम्हें रूह। लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर आने लगी थी। इसी बीच अधिराज के दिमाग में एक के बाद एक चीज दौड़ने लगी थी। रूह को किसने बांधा था और ये आग लगी नहीं, जानबूझकर लगाई गई। इसका मतलब, ये ख्याल आते ही अधिराज की आंखों में खून सवार हो गया। वो रूह की ओर अपना चेहरा करता हुआ बोला, तुम जो कोई भी हो बच नहीं सकती मुझसे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं इस हरकत के लिए।
इतना बोलकर वो तुरंत साथ वाले गार्ड को ऑर्डर दिया, मुझे अगले 30 मिनट में कैफे की रिकॉर्डिंग चाहिए। इसके पीछे कौन था वो अभी के भी पता लगाओ। जी सर। इतना बोलकर गार्ड लिफ्ट को खोलकर अधिराज के लिए सामने खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। अधिराज दौड़ते हुए रूह को अपनी गोद में लिए गाड़ी में जा बैठा और गुस्से से बोला, हॉस्पिटल चलो फास्ट। ड्राइवर तुरंत गाड़ी को हॉस्पिटल की ओर भगा ले गया। उधर अधिराज के गार्ड तुरंत अधिराज के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड रूम की ओर भागे। ऊपर अब आग जो लगी थी उसे कम कर दी गई थी। अधिराज के गार्ड्स को रिकॉर्ड रूम की ओर भागता देख उस प्यून ने वापिस से एलिना को कॉल लगाया। मैम, वो लोग रिकॉर्ड रूम की ओर जा रहे हैं। तो मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ और हैंडल करो उसे, फीस तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझे? जी मैम, बोल के प्यून सीधा पावर रूम की ओर भागा और जाकर उसने सारी बिल्डिंग का पावर कट कर दिया। अधिराज के उस मुस्टंडे गार्ड्स को देख उसकी हवा टाइट हो गई थी, जिसे वो जल्दी से पावर कट करके भागने लगा। तभी वो सामने खड़े 2 गार्ड से टकरा गया। सामने अधिराज के गार्ड हाथ बांधे खड़े थे। उसे देख प्यून के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तो सोचा था कि जल्दी से पावर कट करके वो भाग जाएगा ताकि अधिराज के गार्ड को ऑन रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्डिंग न मिले। और वो प्यून जिसके पास रिकॉर्ड रूम के सब लैपटॉप के पासवर्ड भी थे, वो घर जाकर सबसे पहले सारे लैपटॉप को हैक करके उसमें से कैफे की रिकॉर्डिंग डिलीट कर देने के बारे में सोच रहा था। लेकिन यह तो उल्टा ही हो गया। अधिराज के गार्ड अधिराज की तरह ही तेज और स्मार्ट थे। वो जानबूझकर पहले रिकॉर्ड रूम की ओर गई ताकि जो मुजरिम हो वो खुद को बचाने के लिए कुछ एक्शन तो करने ही वाला था। और हुआ भी ऐसा ही। अधिराज के शार्प नज़रों वाले गार्ड ने प्यून को सबसे छुपकर पावर रूम की ओर जाते हुए देख लिया था और तुरंत समझ गई और उसके पीछे हो लिए। गार्ड को सामने देख प्यून डर से अपना चेहरा पोंछता हुआ लड़खड़ाती जुबान से नॉर्मल होने का नाटक करता हुआ बाहर की ओर जाने लगा ताकि गार्ड को शक ना हो। लेकिन गार्ड की नज़र में तो वो पहले ही आ चुका था। गार्ड उसे पकड़कर फिर से पावर रूम में गए और सबसे पहले उन्हें पावर ऑन करने का बिल्डिंग का कहा, फिर उस प्यून को अच्छे से धो डाला। उधर अधिराज की गाड़ी तेजी से हॉस्पिटल की ओर बढ़ रही थी और अधिराज रूह के चेहरे को थपथपाता हुआ उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। लगातार अधिराज का सीना डर से ऊपर नीचे हो रहा था। रूह को इस हाल में देखकर अधिराज बुरी तरह बेचैन हो उठा था। तभी उसकी नज़र रूह के हाथों पर गई, जिधर एक हथेली में चमड़ी छील के खून निकल के जम चुका था और दूसरी हथेली में सिगार के निशान थे। अधिराज हैरानी से रूह की हथेली को अपने चेहरे के नज़दीक ले आता हुआ उसे ध्यान से देखा तो उसकी आंखें लाल हो उठी। वो कुछ ही देर में समझ गया कि किसी ने जानबूझकर रूह की हथेली पर हिल चुभ हुई है और दूसरे हाथ में सिगार चौंक दी है। ये देखते ही अधिराज का तन गुस्से से कांप उठा। वो तेज तेज सांसें लेता हुआ अपना फोन उठा के लगा के चिल्ला के पूछा, कौन है वो इंसान जिसने मेरी रूह के साथ इतनी बेरहमी करी? और उधर से उतने वक्त में गार्ड ने रिकॉर्ड रूम में चेक कर लिया था और उन्हीं में से एक ने जवाब दिया, मिस एलिना। ये सुनते ही अधिराज के हाथ फोन पर कस के भींच गए। वो गुस्से से उसी तरह तेज आवाज में बोला, पकड़ो उसे, उठा के ले आओ। और इतना बोल वो फोन को सीट पर फेंक दिया और रूह के चेहरे पर सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं रूह,
उसे मैं बुरा से बुरा दर्द दूंगा ताकि आगे से वो कभी भी ऐसी हरकत गलती से भी ना करे। और तभी हॉस्पिटल के आगे कार रुकी। कार रुकते ही अधिराज रूह को लेकर दौड़ा, जिधर पहले से डॉक्टर की टीम तैयार थी, जिसे पहले ही अधिराज के गार्ड ने बता दिया था। और तुरंत रूह को स्ट्रेचर पर लिटा के अधिराज उसके खून भरे हाथ को हौले से पकड़ता हुआ उसके साथ साथ दौड़ा ओटी की ओर। उधर एलिना प्यून की बात सुनकर कुछ देर सोची और फिर उठ के फटाफट से अपने पर्स से अपने कार्ड्स और अपना फ़ोन लेके अपनी गाड़ी को लेके निकल पड़ी एयरपोर्ट्स की ओर। अधिराज का ऑर्डर मिलते ही एलिना के घर की ओर आने के लिए निकल चुके थे। वो जब एलिना के घर पहुंचे तो घर बंद था। बाहर बैठे गार्ड ने कहा कि मैडम तो निकल गई। ये सुनकर गार्ड ने उसे धमका के पूछा कि किधर, तो गार्ड डरते हुए बता दिया कि वो एयरपोर्ट वाले रोड की ओर बढ़ी है। अधिराज के गार्ड तुरंत एयरपोर्ट की ओर निकलकर फुल स्पीड से उधर एलिना एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी और तेज गति से बार बार अपने फेस को पोंछती हुई वो इमरजेंसी टिकट काउंटर पर गई और अपने लिए नेक्स्ट जो भी फ्लाइट हो उसकी टिकट ली। 10 मिनट के बाद ही वक्त था उस फ्लाइट का जो सऊदी अरब जा रही थी। अलीना को न चाहते हुए भी 10 मिनट के लिए बैठना पड़ा। रूह के साथ कांड तो वो कर दी थी गुस्से में आकर, लेकिन अब उसका जी बुरी तरह घबरा रहा था। इसीलिए वो कुछ दिन के लिए अब्रॉड जाने का प्लान बना ली और वहाँ बैठी बेसब्री से 10 मिनट खत्म होने के इंतज़ार में अपना सिर बुक में घुसाकर बैठ गई। फ्लाइट की सूचना प्रसारित हुई और उसने चैन की सांस ली। वो तुरंत उठी और फ्लाइट की ओर बढ़ने लगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।